लास्ट टाइम हमने ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये वाले काम किए थे कि रेडियस, वॉल्यूम या फिर डेंसिटी कैसे एलिमेंट के मास नंबर पर डिपेंड करती है। तो उसमें हमें पता लगा कि डेंसिटी जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, न्यूक्लियर डेंसिटी लगभग सेम है। और एक और जो चीज वहां से एक एग्जाम्पल के नीचे जो लिखी हुई थी, एक और नई टर्म हमने पढ़ी, क्या? न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार इतना डेंस मैटर है कि जितनी आमतौर पे जो मैटर में न्यूक्लियस में डेंसिटी पाई जाती है वो उसमें पूरे में डेंसिटी होती है। तो उनको इसीलिए नाम दिया गया है न्यूट्रॉन स्टार, इस तरह का कुछ बोला गया। ठीक है, न्यूक्लियस की तरह वो है। तो आगे हम बढ़े तो इसके बाद हमने कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस देख लिया है। अब हम चलेंगे कि मास का एनर्जी में जहां कन्वर्जन होता है तो वो रिलेशन कैसे यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक, आपकी बुक की सीक्वेंस हम फॉलो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मास एनर्जी। देखिए आइंस्टीन ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दौरान जो आगे निष्कर्ष निकाले थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तो दो पोस्टुलेट दिए गए लेकिन उनसे कई चीजें निकल के आई। तो उन्हीं में से एक ये था कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और अगर एम अमाउंट ऑफ मास is converted into energy, अगर m अमाउंट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, देन बड़ा फेमस सा रिलेशन है, लगभग पता ही होता है बच्चों को। क्या रिलेशन है? हाँ, E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और इससे देखो ये रिलेशन कैसे है, अगर 1 किलोग्राम मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो एनर्जी कितनी ज्यादा रिलीज होगी। देखिए अगर मैं m को दूं 1 kg, अगर मैं m को 1 kg लेता हूं तो जो एनर्जी रिलीज होगी E, दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻16 जूल, यानी कि बहुत ही ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट। इससे हम यूं कह सकते हैं कि मास इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी समेट के थोड़ा सा क्या बनता है, मास बनता है। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज मास इज ए कंडेंस्ड mass is a condensed form of energy। ठीक है, ये लिख लीजिए। ये निकला कहां से ये पॉइंट, तो आइंस्टीन की 1905 की थ्योरी थी जिसे बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहां से ये पॉइंट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
आपकी बुक में एग्जांपल 13.2 डायरेक्ट डीसी पे है, डायरेक्ट। सीधा इस रिलेशन पे है, देख लेना पेज नंबर 442 पे। पेज नंबर 442 पे है, सीधा ये लगाना। मैंने यहाँ पे 1 kg ले लिया और कुछ नहीं, मैंने शायद 1 ग्राम ले रखा है, लेकिन 1 ग्राम को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट ग्राम ही, ऐसा यूनिट किलोग्राम, तो 10⁻³ आ जाएगा, है ना। मतलब इस रिलेशन ने चेंज क्या करवाया वो देखिए आप, रिएक्शंस में चेंज क्या करवाया इस रिलेशन ने, उसमें हम आते हैं। हो गया, नोट हो गया। जैसे कोई भी एक रिएक्शन है, x प्लस वाई फॉर्म z और प्लस कुछ क्यों वहां पे रिलीज हुई है एनर्जी। तो ये फॉर्म आने के बाद कि भाई मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये वाली फॉर्म आने के बाद पहले क्या होता था, रिएक्शन में मास को अलग से कंजर्व कर दिया जाता था, इधर का मास बराबर उधर का मास, अब वो चीज नहीं रही है। अब क्या होगा, अब आपकी इक्वेशन बनेगी इधर की टोटल एनर्जी, इधर की टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग देयर मास एनर्जी। क्लियर है। सपोज ये चल भी रहा था किसी स्पीड v1 से, ठीक है, ये चल रहा था किसी स्पीड v2 से, इसे फ्यूजन बोलते हैं भाई, दो का मिलना, दैट इज फ्यूजन। तो उससे बना ये जेड बना, ठीक है। सपोज मैं कहूं कि जेड में एनर्जी आपकी थी कितनी, v3, तो बिफोर एसटीआर मतलब अभी लिखा मैंने बोर्ड, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एसटीआर से पहले रिलेशन दो बनते थे। पहला रिलेशन बनता था मास ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ वाई इज इक्वल टू मास ऑफ जेड, केमिस्ट्री में अभी बना के चलते हैं, है ना। दूसरा रिलेशन एनर्जी, देखो इसकी एनर्जी हाफ mx v1 स्क्वायर प्लस हाफ my v2 स्क्वायर बराबर उसकी एनर्जी हाफ mz v3 स्क्वायर, और साथ में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो, क्या दो रिलेशन अलग अलग बनते थे पहले, ठीक है। ये तो बनता था भाई मास कंजर्वेशन और ये बनता था भाई एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन आइंस्टाइन वाली थ्योरी आने के बाद ये पता लगा कि मास इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इधर की टोटल एनर्जी बराबर उधर की टोटल एनर्जी, एंड दैट इंक्लूड मास एनर्जी आल्सो। आफ्टर एसटीआर जो इक्वेशन बनी, इधर की टोटल एनर्जी देखो, इसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी, mx इंटू सी स्क्वायर, mc स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ इंटू m1 इंटू वी स्क्वायर। अच्छा ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि v1 c से बहुत कम है, v2 c से बहुत कम है, और v3 जो है वो भी c से बहुत कम है। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, v1 v2 v3 ये सारे c से बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होगा बता दूंगा, उसमें क्या होगा, उसमें थोड़ा मास चेंज हो जाता है। जब कोई चीज बहुत तेज स्पीड से चलती है तो उसका मास ये नहीं रहता है, बल्कि उसका मास हो जाता है m0/√1 - v²/c², तो वो एक अलग चीज है। तो mx ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास mx इंटू सी स्क्वायर प्लस ये इसकी टोटल एनर्जी, ऐसी दूसरे की एनर्जी my इंटू सी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू my इंटू v2 स्क्वायर बराबर, बताओ ये इक्वेशन पूरी करो, वही हो गया। अब mz इंटू सी
v स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम जेड इंटू v3 स्क्वायर और साथ में जो एनर्जी रिलीज हुई है। क्या अभी करेक्ट रिलेशन समझ आ गया है क्या? ठीक है, ये हमारी असम्पशन है, नहीं तो फिर रिलेशन थोड़ा सा और बदल जाएगा। क्लियर है? तो मास एनर्जी में ये चीज लिख लो कि भाई ये बदलाव हो गया। तो यहां से जो रिजल्ट बना वो ये बना, मैं लिख देता हूं, किसी भी रिएक्शन में द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी आर इक्वल प्रोवाइडेड the energy associated with mass is also included. ना तो सेपरेटली एनर्जी कंजर्वेशन रहा ना मास कंजर्वेशन, किसी भी रिएक्शन में ये वाली बात होगी। हो गया नहीं? अब एक क्वेश्चन लेना, देखो ये चीज समझ आ गई, ये कंडीशन हमने क्यों लगाई है? नहीं तो फिर और ही गहराई में चले जाएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वहां जाने की जरूरत होगी। फिर वहां तो ये पता लगेगा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ही नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी का तो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला ही होता है, तो तभी है जब स्पीड बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब एक कई बार जैसे सवाल पूछा जाता है, हो सकता है पिछली क्लास में इसका जिक्र हुआ हो कि क्या ये बात केवल न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड है? एक होती है केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, जिनमें एलिमेंट वही रहते हैं जो पहले थे। कार्बन है तो कार्बन ही रहेगा, कार्बन से नाइट्रोजन नहीं बनेगा, नाइट्रोजन से कार्बन नहीं बनेगा, समझ गए हो? और एक है न्यूक्लियर रिएक्शन जिनमें एलिमेंट ही चेंज हो रहे हैं, जैसे हमने एनपी रिएक्शन भी देखी थी उस दिन, है ना? तो ये जो इंटर कन्वर्जन है मास का एनर्जी में, क्या ये केवल न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है या केमिकल रिएक्शन में भी हो जाता है? बताओ, जिक्र हुआ था इस चीज का? नहीं हो तो आप बताओ इस चीज, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि मास इज सेपरेटली कंजर्व्ड, एनर्जी इज सेपरेटली कंजर्व्ड, इसलिए पूछ रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन की तरह आप लिखिए, डज मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन takes place
takes place only in nuclear reactions and not in chemical reactions. क्वेश्चन आ गया ना समझ? देखो, आप किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, आप किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, कोई भी C+O2 फॉर्मिंग CO2, ठीक है। एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन, इधर ऑक्सीजन उधर ऑक्सीजन, या H और O से H2 बनाओ, जैसा भी आप इक्वेशन लिखो। मान ले एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि दिस इज एक्सोथर्मिक, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्यू से। अब इसमें क्या करते हैं हम, मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, तो आप ना दो इक्वेशन, दो क्या मतलब मास कंजर्वेशन लगा ही देते हो कि m1 + m2 = m3। फिर इसका क्या लॉजिक है, ये क्यों एनर्जी कहां से आई? असल में क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में तो हम बॉन्ड बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो तो ये है कि एनर्जी वहां भी मास के कन्वर्जन से आई होगी, और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी एनर्जी कहां से आई होगी? मास के कन्वर्जन से, ठीक है। दोनों ही जगह जो एनर्जी आई होगी मास के कन्वर्जन से आई होगी, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस रेंज में होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब अगर एक और रिएक्शन हो रही है, 1H1 + 1H2, 2,3 हो गया, और ये बन गया हीलियम। 2 नंबर किसका होता है? हीलियम का होता है। ये केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी की है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर है ना, एलिमेंट ही चेंज हो रहा है, साथ में कुछ एनर्जी यहां पे रिलीज होगी, लेकिन ये जो एनर्जी है ये किस रेंज की होती है? मेगा इलेक्ट्रॉन। इसको बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहां बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक, यहां बोल देते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इस तरह से ये रिएक्शन है। फर्क यही है कि यहाँ एनर्जी 10⁶ टाइम्स ज्यादा रिलीज होगी, मिलियन टाइम्स ज्यादा। यहाँ केवल किस में है वो? Q1 एंड दिस इज Q2। दोनों ही जगह रीजन वही रहा होगा। यहां भी m1 + m2 स्लाइटली ग्रेटर किससे? m3 से। इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी कितनी होगी भाई? कितना मास गायब हुआ है? m1 + m2 - m3 और इनटू c²। समझ आ रहा है? यहां अगर मैं बात करूं, सेम वही काम यहां पे है। सपोज ये मास m4, ये मास m5 और ये मास है m6, तो यहां पे m4 + m5 ज्यादा होगा किससे? m6। जरा सा ज्यादा होगा, यहां थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो Q2 रिलीज हुई है दैट इज इक्वल टू m4 + m5 - m6 इनटू c²। अब ये जो रेंज है ये तो किस में गई है? ये वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये वाली एनर्जी किस में जा रही है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी कि जो Q2 है दिस इज नियरली मिलियन टाइम्स, मिलियन मतलब 10⁶ टाइम्स Q1। c² से c² कट जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले वाले केस में ना दूसरे वाले केस में जो मास डिफेक्ट है कि जितना मास गायब हुआ है, दिस इज नियरली 10⁶ टाइम्स जो फर्स्ट केस में है m1 + m2 - m3।
इसका मतलब m1 प्लस m2 माइनस m3 दिस इज इक्वल टू m4 प्लस m5 माइनस m6 अपॉन 10⁶, और इतनी बड़ी चीज से ये डिवाइड हो रहा है तो टेंड्स टू 0 हम कर सकते हैं। दिस मीन्स m1 प्लस m2 माइनस m3 टेंड्स टू 0 एंड इट मीन्स हम ये इक्वेशन लगा देते हैं कि m1 प्लस m2 इज नियरली इक्वल टू m3। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। बताओ समझ आ गया है कि नहीं? केमिस्ट्री वाले ये कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज बहुत ही थोड़ा सा मास डिफेक्ट होता है, क्योंकि वहां एनर्जी रिलीज भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख लो, फिर मैं लिखवा दूंगा इसको राइट। ओके, अब इसमें एक लाइन ये लिख दो, since the mass defect involved in a chemical reaction is almost a million times smaller than that in a nuclear reaction there is a जनरल इंप्रेशन दैट, लगभग लोग ऐसा सोचते हैं, देयर इज अ जनरल इंप्रेशन दैट मास एनर्जी इंटरकन्वर्जन does not take place in a chemical reaction. But it is incorrect. लेकिन ऐसा नहीं है,
वहां भी कन्वर्जन होता है। ठीक है, आगे की बात समझ में क्या है क्या नहीं। तो अब हम ये जो मास डिफेक्ट वगैरह सीखा है, इससे अपनी एक नई टर्म पे चलते हैं, जिसको हम बोल देंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है? सिंपली बाइंडिंग एनर्जी का देखो, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस होना है, मैं कहता हूं कि XZA, दिस इज न्यूक्लियस ऑफ X। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, जो हमारा सही हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग। Z तो प्रोटॉन्स हैं और प्लस A माइनस जेड क्या है आपके, न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब जब इनसे मिलकर न्यूक्लियस बना होगा, पीछे भी ये बात आ चुकी है कि कुछ ना कुछ मास जब ये कंबाइन होंगे, कुछ ना कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होके गायब हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। देखिए क्या है, सपोज ये फ्री न्यूक्लियॉन्स है, मैं कहता हूं ये तो है जेड प्रोटॉन्स, फ्री पड़े थे, अभी इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है आपस में, और प्लस ये आपके थे A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। अभी मैं इसको कहता हूं कि ये जो सारी चीजें यहां मैंने लिखी है, दीज आर फ्री न्यूक्लियॉन्स। थोड़ी कैलकुलेशन है इस पार्ट में, न्यूमेरिकल जो होंगे उनकी कैलकुलेशन होंगी। इन्होंने मिलके एक न्यूक्लियस बना दिया, और किसका न्यूक्लियस बना दिया, X का। और सपोज उसके मास को मैं बोलता हूं M ऑफ न्यूक्लियस ऑफ X, इस तरह से बोलो, अब सिंपली MX से बोल सकते हो ये। तो कुछ ना कुछ मास गायब हुआ होगा, और जो मास गायब हुआ होगा वो एनर्जी के रूप में रिलीज हुई होगी, और उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, EB। एंड EB हमारा होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो शायद इस इक्वेशन से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब समझ आ ही रहा है। ठीक है, अब बात आती है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो एक्सप्रेशन निकालना भी वैसे ही है, सबसे पहले लिखेंगे मास डिफेक्ट। सबसे पहले मैं लिखूं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा M मींस मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का कम होगा। अब रिएक्टेंट में देखो Z तो प्रोटॉन है, तो रिएक्टेंट के मास में आएगा Z टाइम्स Mp प्लस M प्रोटॉन, A माइनस Z टाइम्स M न्यूट्रॉन, माइनस बाद में क्या बना है, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ X। ये आपका होगा मास डिफेक्ट। और जो एनर्जी रिलीज होगी EB अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स रिलेशन, वो कितनी हो जाएगी, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, लिख लो।
तो इसको ना दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये तो ठीक है, हमने एक्सप्रेशन वगैरह देखा क्या है क्या नहीं। या तो इसको यूं डिफाइन करते हैं कि फ्री न्यूक्लियॉन्स से मिलके जब ये न्यूक्लियस बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे भी क्या बोल देते हैं हम, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। या फिर एक न्यूक्लियस आपको दे रखा है, उसके न्यूक्लियॉन्स को फ्री करवाने के लिए, सारे न्यूक्लियॉन्स को फ्री करने के लिए टोटल कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो भी क्या होती है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि आप ऐसे पढ़ के जाते हैं क्वेश्चन में कई बार ऐसे लिखा रहता है कि निकालो इसको, सबको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी, तो वहां भी आपको यही निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो, ये जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है इसके अकॉर्डिंग। इसको इन शॉर्ट मैं बोलूं बाइंडिंग एनर्जी तो आप बीई लिख लेना। बीई ऑफ न्यूक्लियस, बीई ऑफ न्यूक्लियस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, is the amount of energy released in forming the nucleus, from the well separated nucleons, in forming the nucleus from the well separated nucleons। जो अच्छे से सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स थे उन्होंने मिलके ये बनाया न्यूक्लियस, तो उससे कितनी एनर्जी, ठीक है, रिलीज। और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the amount of energy required to separate the nucleons, amount of energy required to separate the nucleons an infinite distance apart so that they may not interact with each other, an infinite distance apart so that they may not interact with each other, ताकि वो एक दूसरे से इंटरेक्शन ना रख सके। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चले, किस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज ये सीखनी होगी, ये किसकी यूनिट होती है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, सी कूलम नहीं है, लाइट की स्पीड है मास की। दिस इज यूनिट ऑफ मास, बल्कि मैं कहूं मास में भी मुझे तो क्या चाहिए, मास डिफरेंस। एक बार ये आप हेडिंग डालो, पहले ये समझते हैं ये कौन सी यूनिट है, क्या है। देखिए आपने पढ़ा 1 AMU मास, जिसको आप 1 U से रिप्रेजेंट करते हैं, नियरली 1.66 इंटू 10⁻⁻⁻⁷ kg, देखा था नहीं हमने, ठीक है। अब हम एक चीज और पढ़ के आए कि जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर, जो भी मास डिफेक्ट है उससे। तो यहां से मास की वैल्यू आ रही है E अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसकी यूनिट है, मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी की, और अपॉन सी स्क्वायर करते हो किसकी यूनिट बन रही है, मास की। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने क्या AMU इसके बराबर होंगे, इस चीज में हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर, ये इस तरह से रिलेशन लिखा है, दिस इज द यूनिट ऑफ मास। आप देखिए लेट 1 U मास
gets converted into energy। तो अगर मैं E बराबर mc स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊं तो जो एनर्जी रिलीज आ रही है कितनी आ रही है, मास है 1u और इनटू c स्क्वायर। मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूं 1u 1.66 इनटू 10 इज पावर 27 और इनटू c स्क्वायर 3 इनटू 10 इज पावर 8 का स्क्वायर। लेकिन ये एनर्जी किस में आई है, जूल में निकल के आ रही है। यानी कि एक यू मास से इतनी एनर्जी मिली है जो कि जूल में है। क्लियर है। आप इसको कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 19 जूल है। मतलब एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा होता है 10 की पावर 6, 1.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 13 जूल होगी। इट मीन्स एक जूल में 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 13 क्या होंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इतना जूल है तो इसमें कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि 1u इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको कन्वर्ट कर दूं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो होगा 1.66 इंटू 10 इज पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 इज पावर 8 का स्क्वायर इंटू ये चीज, तो दिस इज 1.6 इंटू 10 इज पावर माइनस 13। और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझ आ रहा है क्या रिलेशन। E बराबर mc स्क्वायर में E कितनी है, ये जो एनर्जी आ रही थी ये मैंने लिखी, उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। m है 1 mu और ये c स्क्वायर। ठीक है। एक बार इसकी पावर देखो, ये 10 इज पावर माइनस 27 है ना, 10 की पावर माइनस 13, तो कितने बचे, माइनस 14 बचे, और यहां है 16, यानी कि लगभग 100 बच रहे, नियरली 100 के आसपास बच रहे। ठीक है। ये जब आप कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्टली, अभी हमने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी, ये भी आगे तक है, ये भी 3 नहीं होता पूरा, लाइट की स्पीड में पूरा 3 नहीं होता। जब इसको आप सोल्व करते हैं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी नियरली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से मेरे पास रिलेशन आ गया कि 1u दैट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ये मास की एक और फॉर्म है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। और एक एमयू मास का मतलब होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर मास। ये जब ये सारी वैल्यूज एग्जैक्टली पुट करते हैं तो ये लगभग इतना निकल जाता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। और इस यूनिट का फायदा क्या है, डिवाइड बाय सी स्क्वायर आने का बहुत बड़ा फायदा है ना, नेग्लेक्ट नहीं यार। जब आप उस इक्वेशन में मास इस यूनिट में पुट करोगे तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्ट एनर्जी रिलीज निकलेगी किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे मैं यहीं पे एक क्वेश्चन आपको दूं, ये हो गया ना यहां तक, यहां पे एक सवाल ये लिखना इसके बाद, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड, फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड
बाय कन्वर्जन ऑफ 1 AMU मास, एक AMU मास कन्वर्ट हो गया है, उससे एनर्जी रिलीज निकाली। अब इस यूनिट का यूज करेंगे। सबसे पहले अगर आप प्रॉपरली यूज करेंगे तो सबसे पहले लिखो मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब डेल्टा M बराबर 1U, और 1U की वैल्यू कितनी है इस यूनिट में, ये है, तो बराबर वही मास डिफेक्ट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। अब आप रिलेशन यूज करो, E बराबर डेल्टा M लिखा है तो डेल्टा M c², M लिखा है तो M c², जो भी आपने लिखा है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो इस नई यूनिट में, जो E की जो नई वैल्यू है, M की जो नई वैल्यू वो आप पुट करेंगे, तो E तो था 1U, और 1U का मतलब है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c², और इनटू c²। अब देखो c² से c² डायरेक्ट कट रहा है, तो सीधा आंसर आ रहा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां जो क्वेश्चंस होंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में, सब में मास डिफेक्ट AMU में चलेगा, तो जितना भी AMU आ जाए लास्ट तक उसको इसमें कन्वर्ट करो, इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर जब आप एनर्जी रिलीज निकालोगे तो c² से c² सीधा कैंसिल होगा, और एनर्जी रिलीज ही किसमें निकल के आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझ आया कि नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन न्यूक्लियस का, जो इन्होंने बुक में थ्योरी पार्ट में ले रखा है। थ्योरी पार्ट में एग्जांपल ले रखा है ऑक्सीजन न्यूक्लियस का, वो वाला हम एग्जांपल ले रहे हैं पेज नंबर 443 पे, पेज नंबर 443 पे है। तो हम अभी निकाल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ये एक एग्जांपल है और कुछ नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O816 न्यूक्लियस। ये ऐसे लिख भी लो आप अपनी कॉलेज में, ये वाला काम हम कर रहे हैं पेज नंबर 443 पे दिया हुआ। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 816 न्यूक्लियस, ये हमें देखते हैं। देखो अगर हम मासेस की बात करें, कैसे निकलेगा ये, इसमें कुछ वैल्यूज दे रखी है हमें। सबसे पहली बात ये कहता है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 816 इज 15.99493 U। एटॉमिक मास जो है वो आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया जाएगा 15.99 कितना आ गया, 0.493। एटॉमिक मास तो ये दे रखा है, एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का वो ये दिया हुआ है 15.99493 U, ये आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ थ्योरी पार्ट में एग्जांपल है, वैसे एग्जांपल नहीं, अलग से नहीं, थ्योरी में ये बातें बता रखी है। ये निकले होंगे भाई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट, वहां से निकाले जाते हैं, ठीक है। आपको ऑक्सीजन एटम का मास दे दिया, तो सबसे पहले तो पहुंचना होगा मुझे न्यूक्लियस के मास तक, कि मुझे मास एनर्जी किसकी निकालनी, बाइंडिंग एनर्जी किसकी निकालनी, न्यूक्लियस की। तो अगर आप न्यूक्लियस के मास तक जाएं, इधर ध्यान दो इस चीज पे, एटम का मास इधर है, यहां से मैं निकालूं न्यूक्लियस का मास, तो मान लो ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, O816 का न्यूक्लियस है, इसमें आके क्या जुड़े होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे, तभी जाके ये O816 का क्या बना होगा, एटम। ये केमिकल रिएक्शन है, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन है। केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है किस रेंज में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको बोल देते हैं केमिकल बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी नहीं, ये आपकी है केमिकल बाइंडिंग एनर्जी। और ये इतनी कम है
कि यहां पे मास डिफेक्ट कैन बी इग्नोर। जब ये बना होगा तो आप मास डिफेक्ट को इग्नोर कर सकते हो, अभी समझाया था हमने। अगर आप मास डिफेक्ट को इग्नोर कर पा रहे हो तो आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन 816 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स का मास, दिस इज नियरली सेम एज मास ऑफ एटम ऑफ O816। पहले तो ये बताओ क्या ये इक्वेशन समझ आएगी? क्योंकि आप केमिकल बाइंडिंग एनर्जी को इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया। मुझे न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो यहां से तो मेरे पास न्यूक्लियस का मास आ गया, मास ऑफ एटम माइनस 8 इलेक्ट्रॉन्स का मास। अब देखो एटम का मास सवाल में दिया होगा, यह में दे रखा है 15.99493 माइनस इलेक्ट्रॉन का मास मैंने याद करवाया था आपको 00055 करवाया था नहीं। तो पहला स्टेप तो ये हुआ कि अगर एटॉमिक मास दे रखा है तो हमने न्यूक्लियस का मास निकाला। मैं वैल्यू सीधी लिखता हूं कि कितने निकल जाएगी। ये आती है कि 15.99053 15.99053 U। पहले तो आप यहां तक पहुंचिए, मास ऑफ न्यूक्लियस आपने कैसे निकाला वहां तक हम आए। यहां तक आ गए। अब फिर दोबारा से रिएक्शन अपनी स्टार्ट करते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। ये तो केमिकल इक्वेशन थी। चले भी आगे बढ़े। इसके बाद न्यूक्लियस बनने के लिए अगर देखें तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है? 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, यानी कि 8 तो फ्री प्रोटॉन्स होंगे प्लस 8 फ्री न्यूट्रॉन्स होंगे। उनने मिलके O816 का क्या बनाया होगा? न्यूक्लियस बनाया होगा। साथ में EB न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी दी गई जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास जाती है, तो उसको इग्नोर नहीं करना। उसको इग्नोर नहीं करना तो आप ये वाली चीज नहीं लगा सकते हैं। अब आपको रिएक्टेंट का मास थोड़ा ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का थोड़ा कम होगा। प्रोडक्ट का मास हमें पता है, इसका मास कितना है? 15.99053 U। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस पार्ट में थोड़ी कैलकुलेशंस है, ठीक है? तो ये आपको ढंग से पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आगे जाके करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। अब इनका मास कितना होगा? इनका जो मास होगा वो कितना होगा? देखो 8 तो प्रोटॉन, तो इधर है 8 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। लगभग हम मास ऑफ प्रोटॉन कितना याद करते हैं? 1.0073। 7 to 7 होता है, हम 73 कर लेते हैं, पढ़ा था शुरू में, बताए थे। प्लस 8 टाइम्स न्यूट्रॉन का मास भी आपको याद होना चाहिए, 1.00866 चलता है, ये हमने लिखा, ठीक है? जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अभी बुक में कर रखा है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। इन्होंने केवल डिफरेंस बता दिया कितना आ रहा है। इन्होंने डिफरेंस बताया कितना आ रहा है। ये इधर है, ये इधर है। अब यहां से जब आप डेल्टा एम निकालेंगे तो डेल्टा एम बनेगा 8 कॉमन आया दोनों में से, 1.0073 प्लस 1.0086 माइनस 15.99053 U। समझ आया कैसे लिखा है?
मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, और ये वैल्यू जब सोल्व करके आप निकालते थे आती 0.13691 U। मतलब इतना सा मास गायब हुआ है और वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। अब एनर्जी कितनी बनी उसके लिए पहले आप U को कौन सी यूनिट में ले दो? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर। तो यही मास डिफेक्ट आपका होगा 0.13691 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है जैसे नियरली 127.5। तो जो आपका डेल्टा m आया, डेल्टा m इट इज कमिंग आउट टू बी 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c स्क्वायर। ये आपका डेल्टा m निकल गया। और अब लास्ट स्टेप, एनर्जी का डायरेक्ट आंसर आएगा। हाँ, आखिरी स्टेप E बराबर mc स्क्वायर डेल्टा mc स्क्वायर। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कटेगा और जो एनर्जी रिलीज आई y 127.5। अब यहाँ पे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो पूछ ले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस न्यूक्लियस, तो वो तो हमारी निकल के आ गई कितनी? 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम EV से रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक और इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो इसके अलावा पूछ ली जाती है क्वेश्चंस में, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं EBM से। EBM का मतलब है EB अपॉन मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, भाई फिलहाल 16 न्यूक्लियन है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो पर न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाई 16। समझ गए? तो ये 127.5 अपॉन 16 नियरली 8 के आसपास जा रही है क्या? 8 से ऊपर जा रही है। 8 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कुछ दो टर्म्स हैं, एक दो टर्म्स जो हमने यहां देखी। अब इसके ऊपर बेस्ड एक कर्व है जो हमें याद करना होता है, एक कर्व है जो हमें याद करना होता है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। जस्ट फॉर होमवर्क आप अपनी बुक में देखो एक बार, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इस साल यार पता नहीं बोर्ड ने हटा दिए गए, क्योंकि इस साल बोर्ड ने कई टॉपिक हटा दिए इस चैप्टर से, ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम, और किसी एग्जाम के लिए नहीं। रेडियो एक्टिविटी पूरा हटा दिया, लेकिन वो हटते ही इस चैप्टर में फिर कुछ बचता नहीं, वो तो पढ़ेंगे हम पूरा। बोर्ड एग्जाम, CBSE बोर्ड एग्जाम में रेडियो एक्टिविटी पूरा ही हटा दिया इस साल के लिए, लेकिन वो ये लिख रहे हैं कि पढ़ो इनको, क्योंकि ये कहीं भी काम आ सकते हैं इस तरह से। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व आपको दिख रही है, फिगर 13.1 है ना। ये हमें याद करना होता है कहाँ कहाँ पीक पॉइंट है, या कुछ पीक पॉइंट शुरू में दिख रहे हैं। तो एक्चुअली आप कोशिश यही करना है, ग्राफ ही हमारी समझ आ जाए, यही याद हो जाए कि क्या है क्या नहीं। फिर इसके जनरल फीचर्स और इससे कुछ कंक्लूजन है, एंड देन न्यूक्लियर फोर्स है। यहां जाके हमारा पार्ट फर्स्ट पूरा होगा इसका न्यूक्लियर वाले चैप्टर का। फिर हम आएंगे रेडियो एक्टिविटी पे, जो और भी अच्छा पार्ट है, एंड देन लास्ट एक पार्ट होगा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, उसके साथ आपका न्यूक्लियर वाला पार्ट होगा। ठीक है।